हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जुड़ा हुआ हूं और मैं आप सभी लोगों को कंप्लीट करवा रहा हूं आपके सीईटी सेकंड के लिए जो साइंस का सिलेबस दे रखा है उसको। और उसके अंतर्गत दोस्तों अपने बात कर रहे थे केमिस्ट्री पोर्शन की, जिसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था उत्प्रेरक यानी कि कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था कि कैटेलिस्ट क्या होते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ा देते हैं और खुद अपरिवर्तित रहते हैं। फिर इसके अपन ने दो अलग अलग आधारों पर भागों की बात करी थी। एक अपन ने इसके किसके आधार पर बात करी थी, तो एक अपन ने बात करी थी भौतिक अवस्था के आधार पर और दूसरी बात करी थी क्रिया के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर इसके दो भाग थे, समांगी और विषमांगी उत्प्रेरक। फिर क्रिया के आधार पर चार थे, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक। यहाँ तक की अपन बात कर चुके थे। दो मैंने नाम बताए थे, एक होता है स्वतः उत्प्रेरक और एक होते हैं जैव उत्प्रेरक। तो स्वतः उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक के बारे में अपन आज बात करेंगे। उसके बाद में अपन बात करेंगे उत्प्रेरकों के गुण के बारे में और उसके बाद अपने केमिस्ट्री का ये जो एक पोर्शन दे रखा था जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा, अपचयन और ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ा और उत्प्रेरक के बारे में पढ़ा। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे स्वतः उत्प्रेरक, क्योंकि अपन ऋणात्मक उत्प्रेरक के बारे में कल बात कर चुके हैं। ठीक है, तो सी और आप लिखेंगे स्वतः उत्प्रेरक। किसकी बात करेंगे? स्वतः उत्प्रेरक की अपन बात करेंगे। स्वतः उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर बना हुआ कोई उत्पाद है ना भाई, रासायनिक अभिक्रिया होगी तो आपको पता ही है अभिकारक जो है वो मिल करके अभिक्रिया करेंगे और एक उत्पाद बनेगा। तो जो उत्पाद बना है वो स्वयं ही एज ए कैटलिस्ट काम करने लग जाए, वो स्वतः ही स्वयं भी खुद उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो उसे स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। तो आप स्वतः उत्प्रेरक के अंदर लिखेंगे जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य करता है। स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसका मतलब क्या है कि वो क्या करेगा? वेग जो है अभिक्रिया, उसके वेग को क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो स्वतः उत्प्रेरक क्या होते हैं? ये वो उत्प्रेरक होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद जो बनता है वो खुद एज ए उत्प्रेरक काम करने लग जाता है। तब फिर वो क्या करता है? जब उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा तो वो क्या करेगा? अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। तो फिर ऐसे उत्पाद को अपन क्या कहते हैं? स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। अपन इसके एग्जाम्पल को लिखेंगे तो आप सभी लोग लिखेंगे उदाहरण। क्या लिखेंगे? उदाहरण लिखेंगे, एग्जाम्पल। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल इसके अंदर आ जाता है अपने, वो है एथिल एसीटेट यानी CH3COO C2H5। एथिल एसीटेट
जब आपके H2O किसके साथ में, H2O यानी जल के साथ में जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बन जाता है, एसिटिक अम्ल बन जाता है, CH3COOH बन जाता है। क्या बन जाता है, एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड, और साथ में बनता है एथेनॉल यानी C2H5OH। क्लियर है। तो एथिल एसीटेट जब जल के साथ में अभिक्रिया करता है तो एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड CH3COOH और एथेनॉल बनता है C2H5OH। क्लियर है। यहाँ पर इस अभिक्रिया के अंदर जो ये हमारा एसिटिक अम्ल है, ये CH3COOH, ये क्या है, ये है हमारा एसिटिक अम्ल। और ये जो एसिटिक अम्ल है ये यहाँ पर स्वतः उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। किसके रूप में, स्वतः उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। क्लियर हुई बात। तो इसका मतलब इस अभिक्रिया के अंदर CH3COOH क्या करेगा, इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा। कौन, एसिटिक अम्ल CH3COOH। क्लियर हुआ। तो ये था आपका स्वतः उत्प्रेरक। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट अपने डी टाइप के बारे में, यानी चौथे टाइप के बारे में। और चौथा क्या था, तो चौथा था आपका जैव उत्प्रेरक। क्या था, जैव उत्प्रेरक। ठीक है, बायो कैटलिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो जैव उत्प्रेरक क्या कहता है, तो देखिएगा दोस्तों, जैव उत्प्रेरक बेसिकली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति बढ़ाने के लिए जो हम पदार्थ काम में लेते हैं उन पदार्थों को ही जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। ठीक है, या फिर आप इन जैव उत्प्रेरकों को एज ए एंजाइम भी कह सकते हो। इनको क्या कह सकते हो, एंजाइम भी कह सकते हो। समझ में आ गई बात। तो जो एंजाइम होते हैं वे ही जैव उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। तो आप लिखेंगे जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की, जैव रासायनिक अभिक्रिया, जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने में जो पदार्थ काम में लिए जाते हैं उन्हें जैव उत्प्रेरक यानी बायो कैटलिस्ट कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो जैव उत्प्रेरक का बेसिकली मतलब क्या है, तो जब जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर यानी बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर गति को बढ़ाने के लिए, उनकी वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए पदार्थ जो उसके अंदर काम में लिए जाते हैं, जिन पदार्थों को मिलाया जाता है उन्हें जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। और इन्हें ही एंजाइम भी कहा जाता है। इन्हें ही एंजाइम भी कहा जाता है। किसको, जैव उत्प्रेरकों को ही एंजाइम भी कहा जाता है। और आपको बता दूं दोस्तों, ये जो हमारा जैम एंजाइम है, ये जो हमारे एंजाइम है ना, जैव उत्प्रेरक यानी जो ये एंजाइम है, ये एंजाइम
आपके नाइट्रोजन के ही बने होते हैं, यानी जटिल नाइट्रोजनी यौगिक होते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये एंजाइम क्या होते हैं? ये होते हैं जटिल नाइट्रोजनी यौगिक। ये क्या होते हैं? जटिल नाइट्रोजनी यौगिक होते हैं। क्लियर है बात? तो जैव उत्प्रेरक को ही हम एंजाइम कहते हैं और ये एंजाइम जो है वो जटिल नाइट्रोजनी यौगिक होते हैं। समझ में आ गई बात? और ये अलग अलग अभिक्रियाओं के अलग अलग आपके जैव उत्प्रेरक होंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहला लैब के अंदर बनाया गया जो हमारा केमिकल है या जो यौगिक है वो कौन सा था? यूरिया। तो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि यूरिया NH2CONH2 ये है हमारा क्या? यूरिया। ये सबसे पहले लैब के अंदर कृत्रिम रूप से बनाया हुआ केमिकल यौगिक था। अब ये जो यूरिया है इसकी अभिक्रिया जब जल से यानी H2O से होती है, किसके प्रेजेंट में? तो आपके यूरिएज के प्रेजेंट में। जो यूरिएज है उसको जैसे ही इसके अंदर मिलाया जाता है तो ये इसको उत्प्रेरक के रूप में काम करके अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर तोड़ देता है। तो जब यूरिया NH2CONH2 ये फॉर्मूला याद रख लेना इसका, और ये यूरिया जब जल के साथ में यूरिएज मिला करके अभिक्रिया करवाई जाती है तो अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर टूट जाता है। इसी प्रकार से एक हमारी और रिएक्शन होती है, आपने देखा होगा, ये पढ़ा भी होगा कि जो माल्टोज है, क्या जो ये हमारा माल्टोज होता है ये हमारे बेसिकली जब हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज वाली अभिक्रिया होती है ना, ग्लूकोज जो बनता है तब ये होता है। तो ये जो माल्टोज है ये माल्टोज माल्टेज के प्रेजेंट में, किसके प्रेजेंस में? माल्टेज के प्रेजेंस में टूटता है और ग्लूकोज बन जाता है। क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। तो माल्टोज जो है वो माल्टेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो अपन ने किसकी बात करी? उत्प्रेरक के जो क्रिया के आधार पर 4 भाग थे, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक और स्वतः उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक, उनकी बात करी। इसी के साथ में उत्प्रेरक के जो प्रकार थे भौतिक अवस्था के आधार पर और आपकी क्रिया के आधार पर कंप्लीट होते हैं। अब अपने को पढ़ने हैं उत्प्रेरकों के गुणों के बारे में। इसके जो गुण होते हैं यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग कॉपी में हेडिंग डालेंगे उत्प्रेरक के गुण। किसकी बात करेंगे? उत्प्रेरक के गुणों की। ठीक है, उत्प्रेरक के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट के अंदर सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि ये उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, ये खुद कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेंगे और ना ही ये खुद जो है उस अभिक्रिया के अंदर जुड़ते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो आप लिखेंगे कि उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं।
स्वयं यानी कि उत्प्रेरक खुद स्वयं रासायनिक संगठन, रासायनिक, ये रासायनिक कहाँ जा रहा है, तो स्वयं रासायनिक संगठन एवं मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आ गई बात। तो उत्प्रेरक जो है वो केवल और केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करते हैं, खुद का कोई लेना देना नहीं होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा में उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। क्लियर है। चलिए, अब आपको ये बात भी याद रखनी है कि प्रत्येक अभिक्रिया के लिए जो है आपका एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है। ऐसा नहीं है कि एक अभिक्रिया के लिए एक जो है उत्प्रेरक के रूप में है तो वही यौगिक आपका अगली अभिक्रिया के लिए भी उत्प्रेरक होगा, नहीं, वो उसके लिए उत्प्रेरक की तरह काम करे, ये कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट यानी स्पेसिफिक उत्प्रेरक होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। साथ ही साथ नंबर 4 पर ये भी याद रखना है कि उत्प्रेरक जो है वो केवल अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करेगा। ऐसा नहीं है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ कर दे। ठीक है, तो आप लिखेंगे उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है। अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है, केवल उसके वेग को बढ़ाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर आपको नेक्स्ट 5th पॉइंट याद रखना है कि उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर ही अत्यधिक
क्रियाशील होते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हर बार ही ये जो है एक जैसी स्पीड से करेंगे, नहीं, किसी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे उस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसी के साथ में दोस्तों अपने ये उत्प्रेरक जो टॉपिक दे रखा था वो भी होता है समाप्त। अपन एक बार जो है आज जो पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कल अपन ने पढ़ा था कि क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक 4 प्रकार के होते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक जो क्या करते हैं, वेग को बढ़ाते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक जो वेग को कम करते हैं। स्वतः उत्प्रेरक तो वे स्वतः उत्प्रेरक होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर उत्पाद बना, वो उत्पाद खुद ही एक उत्प्रेरक के रूप में अगर कार्य करने लग जाए तो फिर ऐसे उत्प्रेरक को स्वतः उत्प्रेरक कहा जाता है। जिसका एग्जाम्पल देखा अपन ने, CH3COO-C2H5 की रिएक्शन जब जल के साथ में होती है तो एसिटिक अम्ल और एथेनॉल बनता है, जिसमें एसिटिक अम्ल जो होता है वो एक स्वतः उत्प्रेरक का एग्जाम्पल है। इसके बाद में अपन ने बात करी जैव उत्प्रेरक के बारे में। तो जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए जो पदार्थ हम काम में लेते हैं, जिन पदार्थों को मिलाया जाता है, उन्हें जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। इन जैव उत्प्रेरकों को ही एंजाइम भी कहा जाता है और ये एंजाइम जटिल नाइट्रोजनी यौगिक होते हैं। जैसे कि यूरिया की रिएक्शन जब जल के साथ में यूरिएज के प्रेजेंस में होती है तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ये टूट जाता है। माल्टोज जो है वो माल्टेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनता है। फिर अपन ने देखा कि उत्प्रेरक जो होते हैं, कैटलिस्ट जो होते हैं, उसके कुछ गुण हैं। जैसे कि उत्प्रेरक जो है केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, स्वयं रासायनिक संगठन एवं मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा में उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। फिर बात करी, प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है। एक अभिक्रिया के लिए जो उत्प्रेरक होता है वो दूसरे के लिए उत्प्रेरक हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। फिर अपन ने बात करी कि उत्प्रेरक जो है वो अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है, वो केवल उसके वेग में परिवर्तन करता है। उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर ही अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी टेम्परेचर पर एक कांस्टेंट स्पीड से ये काम करेंगे। समझ में आ गई बात? तो इसी के साथ ये उत्प्रेरक टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ और इसी के साथ में अपने केमिस्ट्री का जो है एक पोर्शन, भौतिक, रासायनिक, ऑक्सीकरण, अपचयन और उत्प्रेरक वाला पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अपने फिजिक्स, बायोलॉजी जो ऑलरेडी कंप्लीट है, केवल एक बायोटेक्नोलॉजी का कुछ पोर्शन रहा है, उसके अलावा ये सब कुछ ऑलरेडी प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है अपने। अब अगर मेजर पोर्शन देखें तो अपने केवल 2 टॉपिक रहे हैं, वो है ये वाले, केवल और केवल ये 2 टॉपिक पूरे तो बाकी हैं। अब एक है धातु, अधातु और इनके यौगिक और सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। ठीक है, तो वो धातु, अधातु और उसके साथ में कुछ यौगिक जो है वो इसी में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम आपका जिप्सम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, उनके बारे में बात करनी है। और दूसरा रहा है तो वो है आपके कार्बन और कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में, जिसमें हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है, कार्बन के अपर रूप जो एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के, उनके बारे में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्यून जिसे कहा जाता है उसके बारे में पढ़ना है, और CNG के बारे में, और बहुलक यानी पॉलीमर्स के बारे में पढ़ना है, और फिर आपको पढ़ना है साबुन और अपमार्जक के बारे में। उसके बाद में अपने CET के सिलेबस में जो आपका CET सेकंड है उसके सिलेबस में जो दे रखा है ना आपके साइंस का पोर्शन, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज अपने ये एक पोर्शन कंप्लीट हुआ। तो अब दोस्तों कुछ थोड़ी सी अच्छी बात बता देता हूँ कि लोग आजकल ऐसे हो गए हैं कि पैसों की तंगी के वजह से लोगों को मैंने पढ़ाई छोड़ते हुए बहुतों को देखा,
कई लोग कहते हैं कि हम केवल और केवल पैसे नहीं होने के कारण नहीं पढ़ पाए, पैसों की कमी के कारण हम नहीं पढ़े, लेकिन वही लोग पैसों की कमी के कारण बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, चर्च, गांजा वगैरह जो ये गंदी चीज़ें हैं जिससे हमारे शरीर को नुकसान है, हमारे दिमाग को नुकसान है, हमारे आने वाली पीढ़ियों को नुकसान है, उन चीज़ों को हम कभी नहीं छोड़ते। उन चीज़ों को जो है हम लगातार यूज करते आ रहे हैं। इनके ऊपर कई प्रकार से हमसे कहा जाता है कि दारू एक खराब चीज़ है, चलो आओ दोस्तों इसे पी करके ख़त्म करें। नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर भारत इसी प्रकार से जो आज का युवा इस सोशल मीडिया के दौर में कहो, चाहे इस आपके नशीले पदार्थों के दौर में कहो, बर्बाद हो रहा है, अगर इसी प्रकार से होता रहा तो आने वाले समय में भारत के युवा जो है एक जो आज तक भारत के युवाओं की छवि बनी हुई है वो छवि कहीं ना कहीं धूमिल हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में बैठे रहने से कुछ नहीं मिलता, हमें अपने हिस्से की चीज़ें चुननी ही पड़ती है, उनके लिए लड़ना ही पड़ता है, क्योंकि बिना चले और बिना लड़े न तो जीवन जिया जा सकता है और न जीता जा सकता है। तो हमें अगर हमारे जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करनी है, हमें एक सीट लेनी है सीईटी के अंदर, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें दूसरों के लोगों से, जो लोग इस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं लाखों की संख्या में लोग इस पेपर को देने वाले हैं, तो उन लोगों से कॉम्पीट करके उनमें से कुछ चीज़ें, कुछ लोग जो है इन सीटों को छीन करके लेंगे और अपने जो है भविष्य को उज्जवल बनाएंगे, उज्जवल करेंगे। और जो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होता है, क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है, तो दोस्तों उससे फिर आपका ही घाटा है। और ये चीज़ हमें तब समझ में आती है जब हमारी एक उम्र गुजर गई होती है, जब हम 35 से 40 साल की एज में होते हैं, जब ना तो हम तैयारी कर सकते हैं और ना हम जो है किसी ऐसे बड़े रिस्क को ले सकते हैं। तब हम ये सोचते हैं कि काश हमने भी उस उम्र में, उस एक पर्टिकुलर एज में मज़े कम करके थोड़ी सी ज़्यादा सीरियसनेस दिखाई होती, तो आज मैं भी अपने जहाँ दोस्त पहुँचे हैं, ये दोस्त वहाँ पहुँचा, ये वो बन गया, उसके पापा ये कर रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है। इसलिए मेरा एक ही मानना है दोस्तों कि आपको मेहनत करनी चाहिए, लगातार जी जान लगा दीजिए। फरवरी के अंदर जो ये सीईटी होने वाला है, उससे पहले दोस्तों आप जो है सीईटी का सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और सीईटी को बहुत अच्छे से पकड़ लीजिए, इसकी एक एक चीज़ को जो है कंप्लीट कर डालिए, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहे आपके, इस प्रकार की तैयारी करिए, तो आपको जो है दोस्तों बेनिफिट होगा। अन्यथा तो फिर जो है समय जा ही रहा है। देख लो नवंबर आ गया और 2023 का ये नवंबर है। जो तुम 2022 में सोचे थे ना कि 2023 में वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, और देखो 2023 आ गया, 2023 ही नहीं आया, 2023 का नवंबर तक आ गया है, लेकिन अभी तक हम जो है नहीं सुधरे हैं, अभी तक हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई करिए अच्छे से, मन लगा करके और लगे रहिए। और अब मिलेंगे अपन अगले टॉपिक के साथ में, एक नई ऊर्जा के साथ में, एक नए जोश के साथ में। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।